तो हम पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन और आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है टॉर्क। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनको मुझे पुल करनी है। पुल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। और इसी ऑब्जेक्ट को मान लो मुझे पुश करनी है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। तो चाहे हम इस ऑब्जेक्ट को पुल करें या फिर पुश करें, या आप इस ऑब्जेक्ट को पुल कीजिए या फिर पुश कीजिए, दोनों ही कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा ना, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा। जब पुल कीजिएगा तो भी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा और पुश कीजिएगा तो भी, फोर्स लगा करके इसको पुश कीजिएगा तो भी एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, ओके। अब मुझे यदि इसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करानी हो तब क्या करना पड़ेगा? पुल करने के लिए या पुश करने के लिए तो मुझे फोर्स लगाना पड़ा। पुल करना या पुश करना मतलब इस ऑब्जेक्ट को यदि एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करानी है, इस ऑब्जेक्ट को यदि मुझे स्ट्रेट लाइन पर मूव करनी है या तो पुल करके या फिर पुश करके, तो मुझे इसके लिए फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है। और यदि मुझे इसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करानी हो, इसी ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करानी हो तब क्या करना पड़ेगा? तब मुझे टॉर्क लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब मुझे इसी ऑब्जेक्ट को इसी के एक्सिस पर मुझे रोटेट करानी हो ना, मान लीजिए ये रहा ऑब्जेक्ट, सेमी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और इसको इस एक्सिस के अबाउट मुझे ऐसे रोटेट करनी है। इस ऑब्जेक्ट को इसके एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करनी है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे यदि इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करानी है ना, तब मुझे टॉर्क लगानी पड़ेगी। आप बोलोगे सर फोर्स लगाना पड़ेगा, यस, लेकिन जो फोर्स इसको रोटेट करने के लिए आप लगा रहे हैं ना, उसको हम एक्चुअली में टॉर्क बोलते हैं। एक्चुअली में इसको आप टॉर्क लगा करके इसको रोटेट करा रहे हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पर मूव करानी है ना, उसके लिए मुझे फोर्स की आवश्यकता होती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करानी है तो उसके लिए मुझे फोर्स की आवश्यकता होती है। और जब उसी ऑब्जेक्ट को यदि मुझे रोटेट करानी है ना, उसी ऑब्जेक्ट को मुझे यदि रोटेट करानी है तो मुझे उसके लिए टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो टॉर्क क्या है? तो टॉर्क वो चीज है जो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है ना तो उसे रोटेट कर देती है। टॉर्क जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो वो उसे रोटेट कर देती है, ठीक है। तो टॉर्क लाइक अ फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो वो उसे रोटेट कर देती है, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पर मूव कराना है तो मुझे फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और जब उसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करानी है ना तो मुझे टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो टॉर्क क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है। तो जहां भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करानी हो ना, मुझे जैसे इस ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करानी है, मैं रोटेट करा रहा हूं, ठीक है ना, तो मुझे इसके लिए इस पर टॉर्क लगाने की आवश्यकता है। इस ऑब्जेक्ट को इसी के एक्सिस पर ऐसे रोटेट करा रहा हूं मैं, ओके, इसी के एक्सिस पर ऐसे रोटेट करा रहा हूं, चलिए ऐसे रोटेट करा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे इस पर टॉर्क लगाने की आवश्यकता है। इस ऑब्जेक्ट को यदि ऐसे रोटेट करानी है ना तो मुझे इस पर टॉर्क लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो टॉर्क क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है। जैसे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पर मूव कराती है ना, उसी तरह से टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देती है। तो पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है वो डेफिनेशन? टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देती है, टर्न कर देती है, घुमा देती है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या है? फोर्स का वो इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट को टर्न कर देती है, रोटेट कर देती है, घुमा देती है। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, on the axis of rotation is called टॉर्क, ओके। तो टॉर्क की डिफिनेशन हो गई। टॉर्क आप समझ भी लिए क्या होता है, यस, समझ लिए, ओके। यदि मैं बात करूं मैथमेटिकली, ये तो टॉर्क का डिफिनेशन होगा,
कॉन्सेप्ट समझा आपने टॉर्क का कि टॉर्क होता क्या है, डेफिनेशन समझा। यदि मैं बात करूं मैथमेटिकली टॉर्क क्या होता है, तो मैथमेटिकली टॉर्क इज, मैं लिख सकता हूं वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, मैथमेटिकली मैं टॉर्क को लिख सकता हूं वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अच्छा, ये टाउ क्या है? टाउ टॉर्क है। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। इसका नाम टाउ है, देख लो, इसका नाम टाउ है। टाउ क्या है? देखो, ये है टाउ, ये है टाउ। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एरो को, इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। ओके, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको डिनोट करने के लिए हम इसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। हम यहां से लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यदि आप वेक्टर चैप्टर पढ़े हैं ना, तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये कहां से आया। तो हम यहां से लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जहां पर टाउ क्या है? टाउ क्या है? तो टॉर्क है, एंड एफ क्या है? तो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। यस, आर क्या है? आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको मैंने ए ओ आर से डिनोट कर दिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको यदि समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप समझ सकते हैं कि आर रेडियस है। आर क्या है भाई? रेडियस ऑफ द सर्किल है। आर क्या है? मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं भाई, क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा, कौन सा सर्किल का रेडियस है भाई? अरे भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करती है तो वो किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है ना। जब भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, उसी सर्किल का रेडियस है आर। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर? यस। अच्छा, थीटा, थीटा क्या है यहां पर? थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ए ओ आर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, टॉर्क का डेफिनेशन समझ में आ गई कि टॉर्क क्या होता है, अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। टॉर्क का फॉर्मूला भी पता चल गया कि भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, और यहां से आप लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जहां पर टाउ आर एफ एंड थीटा क्या है ये यहां पर हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है। ओके, अब क्योंकि टॉर्क के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और आप जानते हो कि भाई जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यस, यहां पर टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब क्या? टॉर्क है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसका कुछ तो यूनिट होगा ना, होगा ना, कि यूनिटलेस है। देखते हैं, तो टॉर्क का एसआई यूनिट देखते हैं, यूनिटलेस है कि कुछ यूनिट आती है। तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा बताइए? अब जानते हो कि मैं, यदि आप मेरा लेक्चर शुरू से देख रहे होंगे ना, या फिर प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे आपने, तो मैं एसआई यूनिट रटना नहीं सिखाता हूं, मैं एसआई यूनिट निकालना सिखाता हूं। ठीक है ना, मुझे ट्रिक व्रिक रटने वटने में विश्वास नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट का विश्वास होता है। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क कैसे निकालेंगे? देखिए, टॉर्क बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। चलिए, टॉर्क बराबर क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, ये होता है ना।
मुझे टॉर्क टाउ का एसआई यूनिट निकालना है। तो देखो टॉर्क बराबर होता है आर एफ साइन थीटा। यहाँ पर आर का एसआई यूनिट क्या होता है? आर क्या है? मैंने बोला ना, रेडियस ऑफ द सर्किल है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोलिए या रेडियस बोलिए, दोनों ही कंडीशन में आर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो मीटर हो जाएगा। और फोर्स का एसआई यूनिट तो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आर का एसआई यूनिट मीटर और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। और थीटा के एसआई यूनिट, थीटा के एसआई यूनिट, थीटा क्या है? एंगल है ना। तो एंगल क्या होता है? यूनिट लेस होते हैं। तो इस तरह से टॉर्क का जो आपका एसआई यूनिट आया ना, वो क्या आया? न्यूटन मीटर। टॉर्क का एसआई यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर आ गया। तो टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो टॉर्क का एसआई यूनिट भी समझ लिए। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। टॉर्क का डेफिनेशन भी समझ लीजिए और टॉर्क का फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, हमने आपको बताया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो हमने फॉर्मूला देखा, क्या? टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। वहां से हमको मैग्नीट्यूड मिलती है, लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन का क्या? जो आपने फॉर्मूला लिखा ना, टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, वहां से मुझे टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिलता है। लेकिन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इनके पास डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए टॉर्क का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी है, समझ जाइएगा, बस देखते रहिए ध्यान से, खाली देखना है ध्यान से। ओके, आप जानते हो जब वेक्टर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाकर अभी से पढ़ लो। वो मेरा वेक्टर चैप्टर वाला लेक्चर निकालो, यूट्यूब पर सर्च करो और वहां से पढ़ लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो वेक्टर चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि यदि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था वेक्टर आर बराबर क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जहां पर यदि मैं आर की डायरेक्शन की बात करें ना, यदि मैं आर की डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ आर की बात करें, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ए क्या होता है? परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। और क्या होता है? परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहां पर पढ़ा था हमने ये बातें? तो वेक्टर चैप्टर में। यदि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो वेक्टर आर, यहां जो आर का जो डायरेक्शन होगी ना, या फिर वेक्टर आर का जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इस बोर्ड के प्लेन में परपेंडिकुलर है, दोनों इस बोर्ड पर प्रेजेंट है। इस बोर्ड पर प्रेजेंट है कौन? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां पर वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो ए का परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू ए, मतलब ए के परपेंडिकुलर होगा। वो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा वो बाद में देखेंगे। परपेंडिकुलर में दोनों हो सकती है ना भाई, इनवर्ड भी हो सकती है या फिर आउटवर्ड भी हो सकती है, तो देखेंगे बाद में। अभी जस्ट देखेंगे, इसके बाद जस्ट देखने वाले हैं कि इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी। लेकिन जो भी हो, इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो गया तो परपेंडिकुलर ही ना। इनवर्ड हो तो भी परपेंडिकुलर, आउटवर्ड हो तो भी परपेंडिकुलर। तो वेक्टर आर का जो डायरेक्शन होगा ना, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, या इनवर्ड या फिर आउटवर्ड वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों प्रेजेंट है। और हमने कहा है आपको कि मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, तो वेक्टर आर का डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर आर का डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, चाहे वो इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, इस बोर्ड के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां आ जाइए। हमने पढ़ा अभी क्या कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। टाउ क्या है? टॉर्क है। मुझे टॉर्क की डायरेक्शन ही जाननी है ना, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मैं क्या लिख सकता हूं? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज
डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर। मैं लिख सकता हूं ना, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर। also direction of torque is perpendicular to vector f, is perpendicular to vector f। उसी के आधार पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के आधार पर ही मैं निकाल रहा हूं, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एफ। और क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर आर और वेक्टर एफ प्रेजेंट रहते हैं। यदि वेक्टर आर और वेक्टर एफ इस बोर्ड में प्रेजेंट है ना, वेक्टर आर और वेक्टर एफ इस बोर्ड पर प्रेजेंट है, तो टॉर्क इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या फिर इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, लेकिन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। किसका डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर, ये मैं परपेंडिकुलर का साइन दे रहा हूं, ठीक है ना। आप हो सकता है कुछ और साइन का यूज करते हैं, मैं इस तरह ये वाला साइन का यूज करता हूं फॉर द डिनोशन ऑफ परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क का डायरेक्शन जिस प्लेन में वेक्टर आर और वेक्टर एफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? यस, समझ में आएगा, चिंता मत करो, शायद समझ में आएगा। ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही होगी ना, तो हो सकता है आपने वेक्टर चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से नहीं देखा होगा, तभी तो समस्या आ रही होगी। अगर वहां पर आप अच्छे से समझा होगा ना, अगर समझा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ रेफर टू द लेक्चर ऑफ माय वेक्टर चैप्टर। आप वेक्टर चैप्टर पे यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ठीक है ना, वहां पर जाकर देखिए, आपका वेक्टर आई प्रॉमिस यू क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जाकर देखो तो सही, तुम्हारा वेक्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम टॉर्क की डायरेक्शन की बात कर रहे थे। तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का एक और मेथड है, क्या है भाई? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो मैं चाहूंगा इसको एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या है। तो राइट हैंड थंब रूल, अब हम राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। तो मान लो ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ठीक है। जब कोई बॉडी रोटेट करती है, तो वो एक सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करती है ना। यस, तो मान लो ये सर्किल है और ये रहा इस सर्किल का रेडियस, ठीक है, जिसको कि हम पोजीशन वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ये सर्किल का रेडियस है जिसको कि हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। ओके, और इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है ना, मान लो इधर ऊपर की तरफ लग रही है, फोर्स लग रही है ऐसे ऊपर की तरफ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दाहिने हाथ के, राइट हैंड बोल रहा है ना, तो राइट हैंड थंब रूल बोल रहा है, सबसे पहले अपने दाहिने हाथ के हथेली को पोजीशन वेक्टर के अलोंग रखेंगे। रख दिए, ये रहा पोजीशन वेक्टर। मैंने बोला ना कि इस सर्किल का जो रेडियस है ना, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। तो अपने दाहिने हाथ के हथेली को पोजीशन वेक्टर के अलोंग रख देंगे, और अलोंग रख करके चिपका नहीं देना है, क्या करना है, थोड़ी सी एडजस्ट करना है, और एडजस्ट इस तरह से करनी है कि अपनी फिंगर को, ये रहा अपनी फिंगर, अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करनी है। फोर्स ऊपर की तरफ है ना, तब ऊपर की तरफ इसे कर्ल करेंगे, अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में इसे कर्ल करेंगे। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन का बताएगी। थंब किधर जा रही है, देखो फिंगर को ऊपर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, फिंगर को ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, तो थंब किधर जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन जा रही है ना, मतलब यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार फिर समझो। अपने दाहिने हाथ के हथेली को पोजीशन वेक्टर के अलोंग रखा। पोजीशन वेक्टर मतलब इस सर्किल का रेडियस। अच्छा, ये सर्किल कहाँ से अराइज हो गया भाई, कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो एक सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करती है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब इस सर्किल का रेडियस। तो अपने दाहिने हाथ के हथेली को पोजीशन वेक्टर के अलोंग रखना है, और अलोंग रख करके चिपका नहीं देना है, थोड़ा सा एडजस्ट करनी है, और अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करनी है, घुमानी है, कर्ल करनी है, अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन पर कर्ल करनी है। तो जो थंब की डायरेक्शन होती है ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन को बताती है। थंब यहाँ पर किधर जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन जा रही है। थंब किधर जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन जा रही है।
थंब आउटवर्ड डायरेक्शन जा रही है, मतलब यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, टॉर्क डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा। ओके, और मान लो कि ये रहा सर्किल। ओके, ये रहा इस सर्किल का रेडियस, ठीक है, जिसको कि हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर आर बोल रहे हैं। और मान लो कि इस बार जो पार्टिकल पर फोर्स लग रही है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो वही राइट हैंड थंब रूल, ये रहा अपना राइट हैंड, ये ना, हाँ यही है, देख लेना, ये रहा अपना राइट हैंड, अपना देखना, मेरा नहीं, अपना राइट हैंड देखना। तो ये रहा राइट हैंड, और अपने दाहिने हाथ के हथेली को पोजीशन वेक्टर के एलोंग रखेंगे, उसके बाद एलोंग रख करके चिपका नहीं देना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, और इस तरह से एडजस्ट करनी है कि अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में, ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, तो अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करना है, ये रहा फिंगर, तो अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करना है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगी, जो थंब की डायरेक्शन है वो टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगी। थंब यहाँ पर इनवर्ड जा रहा है, थंब यहाँ पर इनवर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से अपने दाहिने हाथ के हथेली को पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग रखना है, पोजीशन वेक्टर मतलब इस सर्किल का रेडियस, पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग रखना है, और एक लॉन्ग रख करके चिपका नहीं देना है, थोड़ा सा एडजस्ट करनी है, और अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल करनी है, घुमानी है, फोर्स के डायरेक्शन में मोड़नी है, अपनी फिंगर को फोर्स के डायरेक्शन में मोड़नी है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगी, थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन को बताती है। तो थंब किधर जा रही है, इनवर्ड जा रही है ना, थंब किधर जा रही है, इनवर्ड जा रही है, थंब इनवर्ड जा रही है, मतलब यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। ओके, तो चाहे आप आउटवर्ड बोलो या फिर इनवर्ड बोलो, चाहे आप आउटवर्ड बोलो या फिर इनवर्ड बोलो, दोनों ही कंडीशन में टॉर्क इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, दोनों ही कंडीशन में टॉर्क इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। क्यों, क्योंकि आर और एफ दोनों इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, आर और एफ इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए टॉर्क का डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। ओके, हमने बोला था ना कि जब यदि मान लो कि वेक्टर आर और वेक्टर एफ दोनों इस बोर्ड में प्रेजेंट है, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगी ना, वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, वो या तो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। तो देखो, आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, इसके लिए भी हमने देख लिया कि इस कैसे हम डिसाइड करेंगे कि भाई टॉर्क का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा। हमने बोला था ना वहां पर, मान लो कि वेक्टर आर और वेक्टर एफ इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगी ना, वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या तो फिर इनवर्ड या तो फिर आउटवर्ड। हमने कहा था कि हम देख लेंगे कि भाई इनवर्ड होता है कि आउटवर्ड होता है थोड़ी देर में। तो देख लिए ना, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम ये निकाल लेंगे कि टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, ठीक है। चाहे आप इनवर्ड बोलिए या फिर आउटवर्ड बोलिए, दोनों ही कंडीशन में टॉर्क का डायरेक्शन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो देखो, आई होप आपको टॉर्क का डायरेक्शन निकालना बहुत इजी से आ गया होगा, आप समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। अगर थोड़ी सी भी समझने में प्रॉब्लम आई होगी ना, तो इस रूल को देखिए। अच्छा, इस रूल को मैं लिख दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं, कर्ल द फिंगर along the position vector, along the position vector। कभी अगर आपको रिवीजन करनी हो ना, अभी तो समझ लिए, ठीक है, रिवीजन करना हो तो इसे पकड़ लेना, कर्ल द फिंगर along the position vector। ओके, ओह सॉरी, सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पुट द palm along the, put the palm along the position vector, ठीक है। अच्छा, कौन सी पाम को रखना है, तो राइट हैंड थंब रूल है, तो राइट हैंड के ही पाम को रखना है, लेफ्ट हैंड के पाम को मत रख देना है। रूल क्या बता रहा है, राइट हैंड थंब रूल ना, तो राइट हैंड के पाम को ही रखना है। पुट द पाम along द पोजीशन वेक्टर। उसके बाद सेकंड में क्या करना है, कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करनी है। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन को बताती है। तो द डायरेक्शन ऑफ थंब, यहां पर लिख दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ थंब, डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट्स
represents the direction of torque, the direction of torque। देखो जो भी मैंने यहां पर लैंग्वेज लिखी है ना, वो मैं कोई रट वट के नहीं आया हूं। ओके, तो बस समझा हूं और अपने समझने के आधार पर लिख दिया हूं। ठीक है ना, तुम भी समझना और अपने लैंग्वेज में लिख देना। जरूरी नहीं तुम मेरे लैंग्वेज कॉपी करोगे। हो सकता है ये लाइन किसी से मैच कर रही हो, आई डोंट नो, इतने सारे टीचर है, इतने सारे नोट्स हैं, हो सकता है किसी से मैच कर रही हो सकता है, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं बोलूँगा ये मेरा कहीं से रटा हुआ नहीं है। ओके, मैंने जो समझा है उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो आप भी, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि आपको भी रटना नहीं है, आपको भी रटना नहीं है, समझना है और उसको अपने अनुसार से लिख देना है। अपने लैंग्वेज में लिखो, वो ज़्यादा तुमको याद होगी। समझना नहीं है, मैं तो सॉरी, रटना नहीं है, समझना है। मैं तो बस समझने पे ही आप लोगों को फोर्स करता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करने पर ही फोर्स करता हूँ आपको। ठीक है ना, मैं ट्रिक उरिक में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं ट्रिक उरिक में विश्वास नहीं करता हूँ। फॉर द फिजिक्स मुझे ट्रिक पर विश्वास नहीं है, मैं कंसेप्ट पर चलता हूँ और कंसेप्ट को ही समझता हूँ मुझे। और मैं रटने में भी विश्वास नहीं रखता हूँ फिजिक्स में कि रट लो भाई, कितना रटोगे, भूल जानी है। समझ लोगे कि भूलने तो सवाल ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। तुम्हारी लैंग्वेज हो सकता है मेरे से डिफरेंट हो और से डिफरेंट हो, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन समझ के लिखोगे ना तो बिल्कुल वो तुम्हारा लैंग्वेज अपना होगा। ओके, तो इसलिए लैंग्वेज पर नहीं जाना है कि मैं क्या लिखा हूँ। मैं जो भी लिखा हूँ रट के नहीं लिखा हूँ, समझ के लिखा हूँ। जो मैंने यहाँ पर समझा, जो मैंने आपको समझाया, उसी को यहाँ पर लिखा है। तो आप अपने अनुसार से लिखना है, आपको अपने अनुसार से लिखना है। ठीक है ना, और इसी बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फॉर द होल फिजिक्स, पूरी फिजिक्स के लिए यदि आप नोट्स बनाओ तो प्रयास करो अपने लैंग्वेज में लिखें, कंसाइज लैंग्वेज में लिखिए, बट अपने लैंग्वेज में ही लिखिए। ओके, इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे आपके फिजिक्स के प्रति समझ बढ़ेगी। यही सब तो वो तरीके है भाई जिससे आपकी फिजिक्स के प्रति समझ बढ़ती है। और एक बार आपकी क्रिएटिविटी आ गई ना फिजिक्स में, एक बार आपकी समझ आ गई ना फिजिक्स में, तो समझ लेना भाई दुनिया का हर ट्रिक फेल है तुम्हारे सामने, दुनिया का हर ट्रिक फेल है तुम्हारे सामने, दुनिया का हर टीचर, तुम किसी भी टीचर, किसी भी जीनियस के सामने बैठ करके बात कर सकते हो उनसे फिजिक्स के ऊपर, किसी भी जीनियस के सामने। इवन कोई बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी हो ना, यदि तुमने फिजिक्स में अपनी क्रिएटिविटी ला दी, अपनी समझ ला दी ना, तो तुम किसी के सामने बैठ करके बात कर सकते हो। आइंस्टीन क्या बोले थे, ज्ञान नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन बड़ी होती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे नॉलेज से नहीं कि तुम कितना जानते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन से, तुम्हारी वास्तविक ज्ञान तुम्हारी इमेजिनेशन से, ना कि तुम्हारी नॉलेज से, कि हाँ भाई उनको इतना फीस आती है इसलिए वो ज़्यादा महान हो गए। उनको खूब रट रट के बहुत ज़्यादा फीस आती होगी, नॉलेज का इकट्ठा कर ले होंगे, और वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, वो क्रिएटिव नहीं, वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, और तुम इमेजिन कर पा रहे हो, और तुम्हारी नॉलेज का इकट्ठा स्टोर उनसे कम है, और तुम इमेजिन कर पा रहे हो, तो तुम यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। और मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला है भाई तुम बेस्ट हो कि कौन बेस्ट है? ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन बोले थे ना, आप तो बोल सकते हो ना भाई अल्बर्ट आइंस्टीन, अब उनकी बातें तो नहीं काट सकते हो, ही इज द लाइक गॉड ऑफ फिजिक्स। उन्होंने बोला था इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर नॉलेज। यदि तुम इमेजिन कर पाते हो ना, तो ये सब अपने से तो नहीं, ऐसे तो नहीं लिख लोगे, इमेजिन करना ही पड़ेगा। और इमेजिन जिस दिन करना स्टार्ट कर दिया ना, फिजिक्स तुम्हारी मुट्ठी में, फिजिक्स तुम्हारी मुट्ठी में, यस, फिजिक्स तुम्हारी मुट्ठी में। और फिजिक्स अब बोलते हैं टीचर फील करो फील करो फील करो, क्या होता है फील करना? वो खुद नहीं फील कर पाए, तुमको पता है फील करो फील करो। इमेजिन करना स्टार्ट करो, फील भी कर लोगे। इमेजिन करना स्टार्ट करो, फील भी कर लोगे। और ये सब वो तरीके हैं जहाँ से तुम्हारी इमेजिनेशन बढ़ेगी। क्या ये तरीका है भाई? समझो और स्वयं से लिखो, कंसाइज लैंग्वेज में लिखो और स्वयं से लिखो। ठीक है ना? तो ठीक है, हमने टॉर्क का डायरेक्शन देखा, टॉर्क का डिफिनेशन देखा, टॉर्क का फार्मूला देखा। ओके, इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट आज नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में अवश्य। ठीक है ना? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।